नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मेरे पास एक किस्सा है आपके लिए, उससे शुरू करूंगा। किस्सा बहुत रोचक है और अभी कल ही परसों में मैंने पढ़ा है, किसी ने मेरे पास भेजा था व्हाट्सएप पे। किस्सा ये है कि एक भौतिकी के अध्यापक ने, फिजिक्स के टीचर ने, लेक्चरर ने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा कि ब्रेक की उपयोगिता क्या है, आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। कई बार टीचर्स अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे सवाल छोड़ते हैं, उनके जवाब देखते हैं और एक अच्छा वातावरण भी क्लास में बनता है। स्टूडेंट्स को समझने में टीचर को मदद भी मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसकी उपयोगिता ये है कि वो गाड़ी को रोक देता है। किसी ने बताया कि उसकी उपयोगिता गाड़ी की रफ्तार को नियंत्रित करने में है। जब सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ रोचक जवाब भी थे, कुछ चुटकुले वाले भी थे, कुछ फिलॉसफिकल भी थे, तब टीचर की बारी आई और उसने कहा, नहीं बच्चों, ब्रेक की जो उपयोगिता है वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने में है। उसने बच्चों से पूछा कि अगर ब्रेक ना हो तो आप कितनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। बच्चों ने कहा कि शायद हम चला ही ना पाएं, क्योंकि गाड़ी को रोकना भी तो होगा, टांग से कोई कब तक रोकेगा। शायद ब्रेक ना होता तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो गतिमान है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, यानी वो होती ही नहीं। अगर आपके पास ब्रेक नहीं होता तो आप रफ्तार ही नहीं बनाते। लोकतंत्र में जो विपक्ष है, जो प्रेस है, जो जुडिशरी है, वो ऐसा ब्रेक है। और इसके अलावा चौथा ब्रेक भी है प्रेशर ग्रुप्स का, जो लोकतंत्र की गाड़ी को बेकाबू होने से रोकते हैं। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे जो आदमी बैठा हुआ है, अगर उसको रोकने के लिए ब्रेक की व्यवस्था ना हो तो वो एक्सीडेंट कर देगा। आज बात करने वाले हैं ऐसे ही ब्रेक के बारे में, और एक ऐसे ही ब्रेक के बारे में जिसको बार बार नकारने की कोशिश होती है, जिसको अपमानित किया जाता है, जिसको सम्मान देने के बजाय दपटा जाता है, डांटा जाता है। और आज फिर वो ब्रेक खड़ा हुआ है, उत्पीड़न के बावजूद खड़ा हुआ है, और सदन में, संसद में सरकार से जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बार बार कहा था कि ये जो मौद्रिक नीतियां लेके आ रहा है आरबीआई, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई के पीछे सरकार की नीतियां अगर जिम्मेदार हैं तो उधर से वो महंगाई को नियंत्रित करेंगे। यहां से आप महंगाई बढ़ाते जाओगे तो कैसे काबू होगी। अब आरबीआई ने अपनी एक चिट्ठी में केंद्र सरकार को लिख के दिया है कि वो महंगाई काबू क्यों नहीं कर पाई। केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो चिट्ठी ब्रेक यानी संसद के सामने रख सके। आज इसी विषय पे बात होगी। बताएंगे कि वो कौन से प्रोविजन हैं, ये भी बताएंगे कि कैसे महंगाई बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने किया। हालांकि जो नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं, कम से कम 5-7 वीडियो बना चुका हूँ महंगाई पे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप धन देने के लिए। मैं अभी आया। भारत में बड़े सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं और उनको कोई भी नहीं चाहता कि वो रहें। जो सरकार में होता है वो उन सारे ब्रेक्स को, चेक्स एंड बैलेंसेस को ख़त्म करना चाहता है। वो भूल जाता है कि उसको उसी अनुशासन के दायरे में काम कर रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपको रोकेगा। आप सुप्रीम कोर्ट से भिड़िए मत, वो ब्रेक है, आपका एक्सीडेंट होने से रोक रहा है। आरबीआई के पास कुछ अधिकार हैं कि नोटबंदी वो ही कर सकती है, आप उसको ब्रेक मत कीजिए। अगर आप ब्रेक करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, हमने देखा है। मीडिया के भी पास में कुछ अधिकार हैं। अगर आप मीडिया को दमन करने की कोशिश करेंगे, खरीद लेंगे, धमका देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे,
तो भी आप अपना एक ब्रेक खराब कर रहे हैं जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होगा। आरबीआई जो है उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो मौद्रिक नीति है एक देश की उसको तय करे। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति होती है किसी भी समाज में जो मुद्रा है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कितना पैसा लोगों के पास रहे। बीच बीच में वो पैसा कम करती रहती है, ज़्यादा करती रहती है, बढ़ाती रहती है। कम ज़्यादा करने के लिए वो अपनी मौद्रिक नीति लेकर आती है। एक उसके पास 2 हथियार हैं, बल्कि 3 हथियार हैं, लेकिन मोटा मोटा 2 हथियार जो हैं वो हथियार हैं ब्याज को नियंत्रित करना। सरल भाषा में समझें, आरबीआई क्या करती है कि ब्याज कम ज़्यादा करती रहती है। कौन सा ब्याज? जो ब्याज आरबीआई बैंकों को देती है। और एक और ब्याज होता है, और वो ब्याज होता है जो आरबीआई बैंकों से लेती है। यानी बैंकों को आरबीआई अगर धन देगी तो कहेगी आज से हमारा रेट ये हुआ, और बैंक अगर आरबीआई के पास रखेंगे तो उनको इस रेट से पैसा मिलेगा। तो ये जो सीआरआर और ये सब खबरें आप पढ़ती हैं वो वही खबर होती है, उसका वर्ड टेक्निकल नाम। तो उसको बढ़ा देती है, घटा देती है, इतने बेसिस पॉइंट कम हो गया, उतने बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो जब वो ब्याज महंगा कर देती है तो बैंक को महंगा पैसा मिलता है। जब बैंक को महंगा पैसा मिलता है तो बैंक भी आगे महंगा देती है। जब बैंक आगे महंगा देती है तो पैसे की उपलब्धता कम हो जाती है, तो चीज़ों के दाम घटने लगते हैं। आप लगातार देख रहे होंगे महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ब्याज बढ़ा रही है। 2% से 4% के बीच में महंगाई की दर होनी चाहिए, 2% से 6% के बीच में। अगर ये महंगाई की दर है, यानी 2% से 6% के बीच में दाम बढ़ते हैं चीज़ों के सब मिला के, तो महंगाई काबू में है। हमारी महंगाई 7% के आसपास चल रही है लगातार, और आरबीआई ब्याज बढ़ाता है, घटाता, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होती है। तो क्या आरबीआई इसको हमेशा करते रह सकता है? नहीं। इस देश में एक जवाबदेही है। आरबीआई जब अपने तरीके अपना के महंगाई को नियंत्रित करने में, ये 2 से 6 के खांचे के बीच में रखने को नाकाम होता है, तो उसको सरकार को बताना पड़ता है, और बताना पड़ता है कि भैया इतना ज़्यादा महंगाई क्यों है। उसके लिए आरबीआई एक्ट की धारा है 45ZN। इस धारा के अंतर्गत जब इन्फ्लेशन का टारगेट, यानी महंगाई का टारगेट पूरा करने में विफल रहता है आरबीआई, तो उसे उसके कारण स्पष्ट करते हुए सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। रिपोर्ट में इन्फ्लेशन टारगेट अगर आपने हासिल नहीं किया है तो उसमें क्या कमी है, उसके कारण क्या हैं, और कब तक वो काबू कर पाएगी, ये उसको बताना होता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बड़ा विवाद हो चुका है। आरबीआई का जो चीफ बना है सरकार ने, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री का है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो कारण बताए गए हैं, समझा जा रहा है कि वो वही कारण हैं जो कारण हम अपने वीडियोज़ में बता चुके हैं। जैसे कि सीमेंट के ऊपर ये कर देना, सीमेंट महंगा कर दिया, इस्पात महंगा कर दिया, यहाँ तक कि जो तेल इंपोर्ट होता था उसमें खेल कर दिया। जो कोयला था, देश में कोयले का उत्पादन कम करके विदेशों से महंगा कोयला खरीदने को पावर कंपनियों को मजबूर किया, जिसका लाभ एक औद्योगिक घराने को मिला, क्योंकि कोल इंपोर्ट करने का लाइसेंस केवल एक अडानी साहब की कंपनी को ही मिला था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो हो सकता है कि आरबीआई की चिट्ठी में ये भी लिखा गया हो कि भाई हम तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार की नीतियां महंगाई नियंत्रित करने वाली नहीं थी। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा के रखे गए, उनको कंट्रोल नहीं किया गया, ये सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जिसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनावों में जो अंधाधुंध पैसा झोंका जाता है, वो जब समाज में आता है तो वो भी महंगाई को नियंत्रित होने में अड़ंगे डालता है। ये जो ब्लैक मनी चुनाव में आता है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो ये जो है, यही वजह है कि अब संसद में कहा जा रहा है कि जो आरबीआई की चिट्ठी आई है, भाई साहब बता दो उसमें क्या लिखा है। और जो राज्य मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम आपको बता नहीं पाएंगे। इस पर भी संसद में हंगामा हो रहा है कि भाई आप क्यों नहीं बता सकते, आपको तो बताना पड़ेगा। लेकिन पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सरकार इसको पब्लिक नहीं करेगी।
ये जो रेगुलेशन 7 है, इसके अंदर एक और है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 के नाम से भी जिसे जानते हैं, और ये जो रिपोर्ट भेजती है आरबीआई, ये चिट्ठी भेजती है, ऐसे नहीं है कि आपने उठा के उसको चिट्ठी भेज दी, और ये नॉर्मल पॉलिसी प्रोसेस भी नहीं है। इसके लिए आपको अलग से बैठक बुला के सरकार को सूचित करना पड़ेगा कि भाई साहब हम क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल कर पाए। इसके लिए एक बाकायदा टारगेट होता है, ऐसे नहीं कि आपने साल भर महंगाई कंट्रोल नहीं की तो खबर भेज दी, एक टाइम लिमिट के अंदर भेजना पड़ता है। और महंगाई के जो 12 अक्टूबर को आरबीआई ने आंकड़े जारी किए, उनके हिसाब से हमारी महंगाई दर एक बार भी 6% से नीचे नहीं आई है। जनवरी में 6.1%, फरवरी में 6.7%, मार्च में 6.95%, अप्रैल में 7.79%, मई में 7.04%, जून में 7.1%, जुलाई में 6.70%, अगस्त में 7% और सितंबर में 7.41%। और ये जो महंगाई आप देख रहे हैं ना, ये जो 7% से ऊपर है और 6 से ऊपर है, ये महंगाई भी फरेबी महंगाई का आंकड़ा है। जब रिटेल प्राइस इंडेक्स आता है, जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें भी हेर फेर होता है। जब आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं और उसका दाम बढ़ता है तो वो पता चलता है कि 17 रुपये का था, 17 का ही है, वो 60 ग्राम की जगह 55 ग्राम हो गया। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। ये कहलाता है श्रंकफ्लेशन, एक इन्फ्लेशन का एक तरीका है, महंगाई का एक ये भी एक तरीका है कि दाम मत बढ़ाओ, चीज़ कम कर दो पैकेट में। लेकिन इसका इम्पैक्ट महंगाई पर नहीं दिखता, इसलिए सरकार इस पर चुप रहती है। कुछ चीज़ों पे तो सरकार ने पहले ये हुआ था कि नहीं, हम प्राइस फिक्स करेंगे, भाई दूध एक पैकेट में 1 लीटर आएगा तो आएगा। तो कुछ चीज़ें शुरुआत में तय कर दी गई थी, जिसमें से दूध भी आप देखेंगे, दूध का पैकेट हमेशा 1 लीटर का ही आता है। उसका ये नहीं रहता कि आपने कम ज़्यादा दाम हुए तो दूध निकाल लिया उसमें या बढ़ा दिया। तो जो श्रंकफ्लेशन है, उसके ज़रिए क्या होता है कि सरकार की महंगाई का जो आंकड़ा है वो प्रभावित होने से बच जाता है। कैसे बच जाता है? दरअसल क्या है, सरकार के पास एक बास्केट है, 2 बास्केट हैं। एक कल्पना कर लीजिए कि एक डलिया है, टोकरी है, उसमें अगर आप शहरी उपभोक्ता हैं तो क्या क्या सामान खरीदते हैं उसकी एक लिस्ट सरकार ने तैयार कर रखी है। 1 माचिस, 1 लीटर तेल, 1 पैकेट बिस्किट का, 1 पैकेट चाय का, ये उस तरह से उसमें तय है। अब होता क्या है कि माचिस में कभी 50 तीलियां आती थी, अब 35 तीलियां आती हैं। माचिस उतने की ही आ रही है। तो जब आपका महंगाई का जो आंकड़ा बनेगा तो कहेंगे भाई ये जो बास्केट है इसकी कीमत तो केवल 10% बढ़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो श्रंकफ्लेशन हुआ है उसको आपने उस बास्केट में नहीं जोड़ा। इसी तरह से एक रूरल बास्केट होता है, एक अर्बन बास्केट होता है, एक शहरी महंगाई का होता है, एक गांव की महंगाई का होता है, उससे महंगाई का आंकड़ा आता है। तो ये जो चीटिंग है, इस चीटिंग का भी लाभ इन महंगाई के आंकड़ों में मिल रहा है। तो जिसको आप 7.41% सितंबर का मान रहे हैं, ये महंगाई की दर हो सकता है 8% हो, 8.5% हो, 9% हो। तो आरबीआई जो रिपोर्ट बनाकर भेजती है, उस रिपोर्ट को संसद के सामने पेश नहीं किया जा रहा, और इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ब्रेक का तार काट दो, क्योंकि ब्रेक अगर लगेगा तो हमारी रफ्तार में खलल पड़ेगा। लेकिन ये मूर्ख नहीं जानते हैं कि ब्रेक के कारण ही आपकी गाड़ी की रफ्तार है। जब ब्रेक नहीं होगा, बार बार मुंह के बल गिरेंगे, इसलिए ब्रेक को संभाल कर रखिए। जो मीटिंग हुई है, जो रेपो रेट में बदलाव आए हैं, बार बार तरह तरह से, आप समझिए कि रेपो रेट में, उस पर तकनीकी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको समझा चुका हूं। ब्याज आरबीआई का जो उसने लगातार बढ़ाया है, उसके बावजूद वो कैश कंट्रोल नहीं कर पाई है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसके कारण ऐसे कारण हैं जो सरकार के हाथ में है। पहले मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूं कि कैसे सरकार चीज़ों की महंगाई को कम करने के बजाय बढ़ाती रही है। राशन की, गेहूं की महंगाई का उदाहरण मैंने आपको बताया। पहले आंख बंद करके अंधाधुंध गेहूं इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर कहा नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं। इस बीच में भी गेहूं बाहर जाता रहा। फिर एक समय दे दिया कि इतने समय के अंदर गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी जल्दी लोगों ने बाहर भेज दिया। उसके बाद गेहूं का दलिया बाहर जाता रहा, सूजी बाहर जाती रही, आटा मैदा बाहर जाता रहा, और सरकार चुप बैठी रही। उसके बाद जब फिर उस पर चर्चा हुई, फिर ब्रेक चरमराए, तो सरकार ने फिर समय दिया
कि इतनी तारीख से हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, इस बीच में और चला गया। जब घर की रोटी रोजी बेच दोगे, घर का राशन अनाज बेच दोगे, चावल बेच दोगे, चावल की किनकी तक बेच दोगे, तो घर में महंगाई होगी। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको माना जा रहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट ने, आरबीआई ने लिखा है कि महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार है और इसीलिए इन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। और ब्रेक वाली कहानी उन लोगों के लिए भी जवाब है जो अक्सर लोग कहते हैं कि आप सरकार पर हमले क्यों करते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। नमस्कार।